आज का हमारा एडिटोरियल है नंबर्स गेम। यहाँ हम बात करने वाले हैं आंकड़ों के संबंध में, है ना। नंबर्स गेम, खास करके जनसंख्या के आंकड़े। क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टू रीप। रीप का मतलब होता है काटना, जैसे फसल काटना। इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया जनसंख्या संबंधी, डिविडेंड का मतलब हो गया लाभ। कहने का मतलब यह है कि भारत की जनसंख्या का लाभ अगर हमें उठाना है तो हमें क्या करना होगा, आर्थिक अवसर जो हैं क्रिएट करने होंगे। क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टू रीप का मतलब है एक तरीके से फसल का लाभ उठाना, फसल काटना। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, भारत जो है लगभग विश्व का नंबर 1 देश बनने जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है एडवांटेजियस हालत में है, लेकिन जनसंख्या का लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, आर्थिक अवसर जो हैं वो क्रिएट करें, ताकि जो जनसांख्यिकीय लाभ है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। द लेटेस्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अभी हाल ही में एक नवीनतम रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है, एन अथॉरिटेटिव एनालिसिस बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, आप कह सकते हो काफ़ी हद तक प्रामाणिक रूप से विश्लेषण किया गया है। इसे हम अथॉरिटी मान सकते हैं, यानी कि जो बात कही गई है ना उसे लगभग हम 100% ट्रुथ मान सकते हैं। तो कुल मिला के इस रिपोर्ट में हैज़ ऑफिशियली स्टाम्प्ड, इस रिपोर्ट में यूएन ने आधिकारिक रूप से इस बात पे मोहर लगा दी है। स्टैम्प का मतलब है मोहर लगा देना। किस बात पे? वाट हैज़ बीन नोन फॉर अ वाइल, यानी कि वो बात जो कि आप कह सकते हो काफ़ी समय से मालूम थी, काफ़ी समय से जो बात पता थी, उस बात पर आधिकारिक रूप से यूएन के द्वारा मोहर लगा दी गई है। कौन सी बात है जो कि लगभग पता थी? वो ये बात थी कि भाई भारत जो है वो विश्व का नंबर 1 देश बनने जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। ये बात सभी को मालूम थी लगभग कि कुछ ही वर्षों में भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन से आगे निकल जाएगा, और इस बात पे अब यूएन के द्वारा ऑफिशियल मोहर लगा दी गई है। तो देखो आगे वही बात कही गई है कि कौन सी बात, कि इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन मिड 2023, है ना। ये बात जो कि लगभग कुछ समय से सभी को मालूम थी कि भारत जो है मिड 2023 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। सरपासिंग, सरपास का मतलब होता है क्रॉस करते हुए, आगे निकलते हुए। चाइनास 142.5 करोड़। तो चाइना की जो जनसंख्या है वर्तमान में वो कितनी है, 142.5 करोड़। तो इससे आगे निकलते हुए बाय अबाउट 3 मिलियन। तो मिड 2023 तक भारत की जनसंख्या चाइना से लगभग 3 मिलियन ज़्यादा हो जाएगी। इतना आगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत चाइना से निकल जाएगा। दीज एस्टिमेट्स, तो ये जो आकलन है, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, किसी चीज़ को आकलित करना। दीज एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन ऑफिशियल कंट्री डेटा एज वेल एज एक्स्ट्रापोलेटिंग बर्थ मॉड। अब ये जो आंकड़े हैं, ये जो अनुमान लगाए गए हैं, ये किस चीज़ पे आधारित हैं? एक तो ये आंकड़े आधारित हैं ऑफिशियल कंट्री डेटा की, आधिकारिक रूप से देश के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर, एज वेल एज साथ ही साथ एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब है जो आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं, जो बातें आपको पता हैं, उनको आधार मानते हुए आगे के लिए निष्कर्ष निकालना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना। तो कुल मिला के ये जो आंकड़े, ये जो अनुमान लगाए गए हैं, ये किस आधार पे लगाए गए हैं? एक तो जो भी
देश के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उनके आधार पे, और इसके अलावा इन चीज़ों को आधार मानते हुए, किन चीज़ों को, बर्थ रेट यानी कि जन्म दर, मॉर्टेलिटी मृत्यु दर, एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन ट्रेंड, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो माइग्रेशन का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवास लोगों का देखने को मिल रहा है, तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये आकलन लगाया गया है। इंडिया हैज़ हैड अ वैसिलेटिंग रिलेशनशिप। वैसिलेटिंग का मतलब होता है अस्थिर, ढुलमुल, है ना, अस्थिर। तो इंडिया हैज़ हैड अ वैसिलेटिंग रिलेशनशिप, भारत का संबंध जो है वो बहुत ही ज़्यादा अस्थिर रहा है। किस चीज़ के साथ? विथ द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कि भारत की जनसंख्या का जो साइज है उसके साथ भारत का जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा वैसिलेटिंग रहा है। कुल मिला के भारत की जो पॉपुलेशन है ना, वो कभी बढ़ जाती है, कभी थोड़ी कम हो गई, कभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो कुल मिला के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अस्थिर देखने को मिलता है। इन द सोशलिस्ट एरा, समाजवादी युग की अगर हम बात करें, यानी कि उस समय की हम बात करें जब समाजवाद प्रारंभ हुआ, द ग्रोइंग पॉपुलेशन, उस समय भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या जो थी, वाज अ कन्वीनियंट एक्सक्यूज़, ये तो उस समय भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या जो थी एक सुविधाजनक बहाना थी। किस बात के लिए? टू एक्सप्लेन, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए, इंडियाज़ पॉवर्टी एंड द स्टेट्स इनेबिलिटी टू इम्प्रूव एवरेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, भारत की गरीबी को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई भारत में गरीबी क्यों है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें राज्य की, है, स्टेट से यहाँ पे मतलब है भारत, कि भारत जो है वो इनेबल था, यानी कि इस योग्य नहीं था, कि भारत जो है इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था एवरेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, यानी कि सामान्य लोगों का जो जीने का तरीका है उसे हम ऊपर उठा पाने में सक्षम नहीं थे। गरीबी भारत में बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो गरीबी है या फिर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इनका एक्सप्लेनेशन दिया जाता था बढ़ती हुई जनसंख्या को, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना थी भारत की पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। भारत सरकार की जो इनेबिलिटी थी कि भारत जो है वह एवरेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था, तो इन सब के लिए जो है बहाना दिया जाता था बढ़ती हुई जनसंख्या का सोशलिस्ट इरा में। दीज सीडेड डीरेंज, ये जो बातें हैं इन्होंने पटरी से उतार दिया। देखो, डीरेंज का मतलब होता है अव्यवस्थित कर देना किसी चीज़ को, एक तरीके से डिसऑर्डर। जैसे मान लो कोई चीज़ बिल्कुल सिस्टम में है, ऑर्डर में है, तो आपने उस ऑर्डर को बिगाड़ दिया, उसे डिसअरेंज कर दिया। तो ये जो बातें हैं इन्होंने क्या किया? बिगाड़ दिया। किस चीज़ को? स्टीरियलाइजेशन प्रोग्राम्स दैट वायलेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड डिग्निटी एंड फ्रीडम, दीज सीडेड डिरेंज्ड। अब कुल मिला के ये जो बातें थी इन्होंने क्या किया कि ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम का मतलब है यहाँ पे नसबंदी कार्यक्रम। नसबंदी कार्यक्रम से मतलब है जनसंख्या को रोकने के लिए लोगों की नसबंदी करना। तो कुल मिला के ये जो नसबंदी से जुड़े हुए जो कार्यक्रम थे ना, ये भी ठीक तरह से सफल नहीं हो पाए। दैट वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब है बहुत ही हिंसक रूप से, बहुत ही उग्र रूप से। कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है एक तरीके से जोखिम में डाल देना, संकट में डाल देना। देखो, ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है ये व्यक्ति की डिग्निटी यानी कि व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसको संकट में डाल देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के दीज सीडेड डिरेंज्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। तो ये जो फैक्टर्स की हमने बात की कि भारत में गरीबी का होना, इसके अलावा भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होना,
तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम थे ये भी जो है सफल नहीं हो पाए। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो नसबंदी कार्यक्रम है ये बहुत ही उग्र रूप से व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता के लिए ठीक नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला? वैश्वीकरण देखने को मिला। 1990 के आसपास हमें वैश्वीकरण देखने को मिला एंड द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन द 1990s। और 1990 के टाइम पे जो अर्थव्यवस्था है उसे हमने खोला, यानी कि हम जो है वैश्वीकरण की ओर बढ़ गए। तो 1990 में जब हमने वैश्वीकरण को अपनाया तब क्या हुआ? उस समय हमने क्या देखा? इंडिया एज अ वास्ट अनटैप्ड मार्केट। अनटैप्ड मार्केट का मतलब है ऐसा मार्केट जहां बहुत ज़्यादा संसाधन है और उन संसाधनों का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। अनटैप्ड का मतलब है, अनटैप्ड रिसोर्स का मतलब होता है ऐसा संसाधन या ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब वैश्वीकरण की शुरुआत हुई तो वैश्वीकरण की शुरुआत में भारत को अनटैप्ड मार्केट, वास्ट का मतलब है विशाल, भारत को एक बहुत ही विशाल और अनयूटिलाइज्ड मार्केट के रूप में देखा गया। विथ फॉर्चून्स, फॉर्चून्स का मतलब हो गया संपदा, यानी कि आप यहाँ प्रॉफिट कमा सकते हो, लाभ प्राप्त कर सकते हो। विथ फॉर्चून्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, कि ये जो पिरामिड होता है ना, देखो ये जो टर्म है द बॉटम ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड का मतलब हो गया जो बिल्कुल हाशिए वाले लोग हैं, यानी कि जिनकी इनकम जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो कुल मिला के जिनकी इनकम बहुत कम है ऐसे लोग बड़े बड़े प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते। तो उनके लिए आप क्या करो, छोटे प्रोडक्ट बनाओ। यानी कि जैसे लो इनकम वाले लोग हैं वे बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं खरीद सकते। जैसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल मान लो आती है 50 रुपए की, तो आप जो है जिनकी इनकम लो है वे 10 रुपये वाली बोतल ख़रीद सकते हैं, 5 रुपये वाली, 15 रुपये वाली बोतल ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के उत्पाद उनके लिए बनाते हो, है ना, ये जो छोटे उत्पाद होते हैं, जैसे शैम्पू की बोतल है, अगर बड़ी बोतल है वो आ रही है 200 रुपये की, 250 रुपये की, तो उसे ख़रीदना पॉसिबल नहीं है लो इनकम वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन 1 रुपये का पाउच है, 2 रुपये का पाउच है, इसे वो व्यक्ति आसानी से ख़रीद सकता है। तो कुल मिला के ऐसा देश जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादातर जनसंख्या जो होती है उसकी इनकम कम होती है। तो अगर इस कम इनकम वाली जनसंख्या से आपको प्रॉफिट कमाना है, पैसा प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने उत्पाद जो हैं उन्हें छोटा बनाना चाहिए, तो आप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हो। तो यही बात कही गई है यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन की जब शुरुआत हुई और ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे इंडिया को एक बहुत बड़े और अनटैप्ड मार्केट के रूप में देखा गया, है ना। इंडिया को इस रूप में देखा गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्चून्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पैसा कमाया जा सकता है। क्यों? एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्यों? क्योंकि जो जनसंख्या है वो बहुत निचले लेवल पे है, बहुत ज़्यादा जो बड़ी जो जनसंख्या है वो निचले लेवल पे है और उसकी इनकम भी लो है। दैट फ्रेम्ड पॉपुलेशन एज एन एडवांटेज। तो कुल मिला के इस रूप में अगर हम देखें, फ्रेम का मतलब है निर्मित करना, तो इस रूप में अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन है दैट फ्रेम्ड पॉपुलेशन एज एन एडवांटेज। तो कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे वो जो पॉपुलेशन थी भारत की उसे एडवांटेज के रूप में देखा गया वैश्वीकरण के हिसाब से। इंडियाज़ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन, कि भारत की जो बड़ी काम करने वाली जनसंख्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। और द डेमोग्राफिक डिविडेंड, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हो गया जनसांख्यिकीय लाभ। तो देखो जनसंख्या की दृष्टि से लाभ होना, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपको लाभ कब पहुंचेगा? जब आपकी ज़्यादा जनसंख्या जो है वो वर्क में लगी हुई है, काम कर रही है ना, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है।
तो भारत की जो बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है रिलेटिव टू द डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, रिलेटिव का मतलब है कि भाई इन चीज़ों में तुलना करते हुए, रिलेटिव का मतलब है सापेक्षता, यानी कि भारत और भारत की हम तुलना किससे कर रहे हैं, या सापेक्षता कहाँ किन कंट्रीज़ को रख रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, विकसित देशों को। विकसित देशों में क्या है, वेयर द वर्कफोर्स वाज एजिंग, यानी कि भारत में जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में हमें वर्किंग एज पॉपुलेशन देखने को मिली 1990 के बाद में, और जो विकसित देश थे उनमें हमें तुलनात्मक रूप से जो वर्कफोर्स है वो कम हो रही थी। एजिंग का मतलब है वर्कफोर्स जो है उसमें कमी आ रही थी, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही थी। तो ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी हैज़ प्रोवाइडेड लेबर वेज आर्बिट्राज। तो इस वर्किंग एज पॉपुलेशन ने क्या चीज़ उपलब्ध कराई, इस वर्किंग, देखो लेबर वेज का मतलब हो गया जो मजदूर वर्ग है उसका वेतन, लेबर वेज का मतलब है जो मजदूर है उसका वेतन। हैज़ प्रोवाइडेड लेबर वेज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब होता है द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ द सेम असेट इन डिफरेंट मार्केट्स। देखो दो मार्केट हैं और आपने क्या किया, एक मार्केट में कोई चीज़ सस्ती है दूसरे में महंगी है, तो आर्बिट्राज का मतलब होता है सस्ते वाले मार्केट से ख़रीद के महंगे वाले में बेच दो, या फिर महंगे वाले को सस्ते वाले में ले आओ, इसको कहा जाता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि एक ही समय पे आपने क्या किया, सस्ते मार्केट से चीज़ों को उठाया और महंगे मार्केट में बेच दिया, इस तरह से आपने लाभ कमा लिया। यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही थी, भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो इसके कारण क्या हुआ, माइग्रेशन बढ़ गया लोगों का, यानी कि मज़दूरों की डिमांड बढ़ने लगी, चाहे वे स्किल्ड मज़दूर हों या अनस्किल्ड मज़दूर हों। हैज़ प्रोवाइडेड लेबर वेज आर्बिट्राज एंड वैल्यूएबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और इस तरह से क्या हुआ, बहुत ही मूल्यवान आर्थिक अवसर क्रिएट हुए। Indian numbers are behind the skilled and unskilled labor that power workforces in West Asia and Africa। देखो पश्चिम एशिया और अफ्रीका की वर्कफोर्स की अगर हम बात करें, वर्कफोर्स का मतलब हो गया काम करने वाले लोगों की संख्या। तो पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में जो वर्कफोर्स हैं उनमें भारत जो है वो पीछे है, ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। इंडियन नंबर्स आर बिहाइंड द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर दैट पावर वर्क फोर्सेस इन वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, कि वेस्ट एशिया और अफ्रीका में जो वर्क फोर्स है वहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के मामले में भारत पीछे है। अब देखो वेस्ट एशिया और अफ्रीका में ये जो वर्क फोर्स है अंडरगिर्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अंडरगर्ड का मतलब होता है एक तरीके से सपोर्ट उपलब्ध कराना, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर, एक तरीके से मजबूत आधार उपलब्ध कराना या सपोर्ट उपलब्ध कराना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वर्कफोर्स होती है एक बहुत ही मजदूर, एक जो वर्कफोर्स होती है वो एक बहुत ही मजबूत आधार उपलब्ध कराती है। अंडरगर्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, आउटसोर्स का मतलब है कि जैसे आपकी कंपनी है, उस कंपनी में आपको लोगों की ज़रूरत है तो आप बाहर से लोगों को अपनी कंपनी में आउटसोर्स करते हो, बाहर से उनको लेके आते हो। तो ये जो आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स थे, अंडरगर्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो विकसित यूरोपियन देश जो हैं या फिर बात करें हम अमेरिका की, तो इनमें क्या किया जाता है, मज़दूरों को एक तरीके से आउटसोर्स किया जाता है। एंड आर इंक्रीजिंगली अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट अब्रॉड, कि जो भारतीय आंकड़े हैं, आर इंक्रीजिंगली का मतलब है बढ़ते हुए, अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं
ऑफ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट। अब्रॉड का मतलब है विदेश में, एनरोलमेंट का मतलब है कि भाई आपका नाम जो है वो सूचीबद्ध हो गया। तो कुल मिला के भारतीय संख्या जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है विदेशों में, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। ये बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। दिस रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी, कि ये जो आप कह सकते हो कि ये जो सापेक्ष प्रॉस्पेरिटी है, ये जो संपन्नता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो गया संपन्नता, दो यद्यपि अनेबल टू सॉल्व इंडियाज क्राइसिस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में कुछ भारत की जो जनसंख्या है उसे वैश्वीकरण का फ़ायदा मिल रहा है और वो संपन्न हो रही है। हालांकि ये जो संपन्नता है अनेबल टू सॉल्व इंडियाज़ क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब हो गया संकट, ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, कि आर्थिक असमानता का जो संकट है भारत के सामने वो सॉल्व नहीं हो सकता इतनी सी बात से। दिस रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी हैज़, अब देखो हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ लोग जो हैं भारत के, उन्हें ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिला है और वो संपन्न हुए हैं। हालांकि इस संपन्नता से भारत की जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है उसका संकट ख़त्म नहीं हो गया, लेकिन फिर भी ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये जो संपन्नता है, हैज़ हावेवर, हालांकि, बस्टेड, बस्ट का मतलब है तोड़ देना, द मिथ, मिथ का मतलब है भ्रांति, ऑफ फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन एंड लीगल लिमिट्स ऑन फैमिली साइज बीइंग की टू पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो यहाँ पे हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जनसंख्या को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो की पॉइंट्स क्या हैं, मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बातें हैं कि एक तो आप क्या करो, ज़बरदस्ती जो है नसबंदी करो, बस्टेड द मिथ ऑफ फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन एंड लीगल लिमिट्स ऑन फैमिली साइज, और फैमिली का जो साइज होता है, परिवार का जो साइज होता है, उस पर आप क्या करो, एक तरह से लीगल लिमिट लगाओ, कानूनी रोक लगाओ कि भाई आप सिर्फ 2 बच्चे कर सकते हो या सिर्फ 3 बच्चे कर सकते हो, तो एक लीगल लिमिट लगाओ। तो कुल मिला के ये बात मानी जाती थी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, 2 महत्वपूर्ण तरीके हैं। वो है कि एक तो आप जो है ज़बरदस्ती नसबंदी करो और दूसरा कानूनी रूप से फैमिली साइज पे रोक लगाओ। इन बातों को जो है माना जाता था, लेकिन ये बातें जो थीं वो मिथ थीं। ये बातें सिर्फ हम ये मानते थे ना कि अगर इन 2 बातों को फॉलो नहीं किया तो आप जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बातें जो हैं ये मिथ साबित हुई हैं, है ना। ये मिथ जो है अब टूट गया है। क्यों टूट गया है आगे हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। डिस्पाइट ओवरटेकिंग चाइना, डिस्पाइट का मतलब हो गया के बावजूद, ओवरटेक का मतलब है आगे निकल जाना, कि जनसंख्या के मामले में चाइना से आगे निकल जाने के बावजूद इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी है। भारत की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी धीमी है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में भारत में लगभग हर परिवार में, ऑलमोस्ट ज़्यादातर परिवारों में आपको 2 बच्चे ही देखने को मिलेंगे, है ना। हालांकि कुछ ग्रामीण परिवार हैं, कुछ आप कह सकते हो कि अनपढ़ या जनजातीय परिवार है, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपको देखने को मिलेगा कि एक ऑटोमेटिकली जो है ना ये रूल बन गया है कि ज़्यादातर हर परिवार में 2 बच्चे से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से, और जबकि अगर हम बात करें आज से 10 साल 20 साल या 30-40 साल पहले की, तो 4-5 एवरेज बच्चे देखने को मिलते थे परिवार में, है ना। वो नहीं रहा ट्रेंड। तो यही बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीमी पड़ रही है, धीमी होती जा रही है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्टेड इन 2021, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 में ये रिपोर्ट दी गई कि
द टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब हो गया यहाँ पे प्रजनन दर। द टोटल फर्टिलिटी रेट हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, डिप का मतलब है कमी आना, टू बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2021 में रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में बताया गया कि जो प्रजनन दर है वो पहली बार इतनी नीचे चली गई, कितनी नीचे, बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। 2.1 का जो लेवल है उससे भी नीचे चली गई, मतलब ये जो फर्टिलिटी रेट है। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, टू ग्रो फ्रॉम इट्स करंट 1.4 बिलियन टू 1.67 बिलियन इन 2050। 2050 तक भारत की पॉपुलेशन के संबंध में ये प्रेडिक्शन किया गया है कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी। कितनी, वर्तमान में कितनी है, इट्स करंट 1.4 बिलियन, वर्तमान में भारत की जनसंख्या है 1.4 बिलियन, और ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है कि 2050 तक ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1.67 बिलियन। बिफोर सेटलिंग, सेटल का मतलब है स्थिर हो जाना, बिफोर सेटलिंग एट 1.53 बिलियन इन 2100। और आप कह सकते हो कि सन 2100 तक भारत की जनसंख्या जो है कहाँ पे आके सेटल हो जाएगी, 1.53 बिलियन। यानी कि सन 2100 के आसपास भारत की जनसंख्या जो है 1.53 के आसपास देखने को हमें मिलेगी। विथ द पीक का मतलब होता है बिल्कुल शिखर पे पहुंच जाना, बिल्कुल हाईएस्ट, विद द पीक एट 1.7 बिलियन समटाइम इन 2064। 2064 के आसपास भारत की जनसंख्या का शिखर हमें देखने को मिलेगा, पीक पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। ऐसा अनुमान है, ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2064 के आसपास भारत की जनसंख्या रहेगी 1.7 बिलियन अकॉर्डिंग टू। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं किसके अनुसार हैं ये आंकड़े, अकॉर्डिंग टू यूएन एस्टिमेट। एस्टिमेट्स का मतलब हो गया आकलन, कि यूएन ने जो प्रेडिक्ट किया है, यूएन ने जो आकलन दिखाया है उसके अनुसार। वाइल द पेंडुलम ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग पॉपुलेशन, देखो पेंडुलम का मतलब क्या होता है, ये दोलन, कि इधर जाता है वो फिर इधर जाता है ना, इसको बोलते हैं पेंडुलम, है ना। वाइल द पेंडुलम ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग पॉपुलेशन, कि जनसंख्या के संबंध में जो विचार हैं वे कभी दाएं जाते हैं कभी बाएं जाते हैं। यानी कि जनसंख्या को लेकर एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन है वो इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब जनसंख्या फ़ायदा देगी, कभी एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि अब जनसंख्या जो है वो डिसएडवांटेज प्रदान करेगी, है ना। हैज़ स्वंग फ्रॉम डिसएडवांटेज टू डिसएडवांटेज, यहाँ स्विंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना। स्वंग का मतलब है घूमना, यानी कि ये जो पॉपुलेशन के संबंध में जो विचार हैं वे विचार डिसएडवांटेज से एडवांटेज के बीच में घूमते रहे हैं। इन नेशनल डिस्कोर्स, नेशनल डिस्कोर्स का मतलब हो गया राष्ट्रीय बातचीत, यानी कि भारत में जनसंख्या को लेकर जब राष्ट्रीय बातचीत की जाती है और जनसंख्या के संबंध में जब विचार प्रदर्शित किए जाते हैं तो ये विचार डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बीच में घूमते रहते हैं। इट इज़ रिलेवेंट टू एनालाइज, लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है कि हम इस चीज़ को एनालाइज करें, इस चीज़ का विश्लेषण करें। किस चीज़ का, इस प्रश्न का हम विश्लेषण करें। टू एनालाइज द क्वेश्चन वाइल फैक्टरिंग इन, फैक्टर इन का मतलब होता है कि जो बातें आपके पास में या जो कारण आपके पास अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रखना, उनको काउंट करना, उनको बोलेंगे फैक्टर इन। फैक्टर इन का मतलब हो गया कि कोई समस्या है, उससे जुड़े हुए जो भी कारण हैं उन सभी कारणों पर विचार करना, उसे हम कहेंगे फैक्टर इन, उनको ध्यान में रखना। वाइल फैक्टरिंग इन न्यूअर डेवलपमेंट्स, कि नए जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, यानी कि नया जो भी हमें विकास देखने को मिलेगा, नए जो भी घटनाक्रम हमें देखने को मिलेंगे, उन घटनाक्रमों को, यानी कि नए फैक्टर जो भी देखने को मिलेंगे ना, कि भाई आगे चल के फर्टिलिटी रेट क्या रहती है, मोर्टिलिटी रेट क्या रहती है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि और भी कई कारण हो सकते हैं, तो उन सभी कारणों पर
एक तरीके से विचार करना जरूरी है। अर्लियर पॉपुलेशन डिबेट्स कि पूर्व में जनसंख्या को लेकर जो डिबेट्स की जाती थी, जो बहस की जाती थी, डिडंट अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना, जिम्मेदार ठहराना। तो पूर्व में जो पॉपुलेशन डिबेट्स होती थी उनमें इस चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता था। किस बात को? डिड नॉट अकाउंट फॉर द क्लाइमेट क्राइसिस, कि जो जलवायु संकट, अब ये देखो जो क्लाइमेट क्राइसिस है, जलवायु संकट है, ये भी पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। तो कुल मिला के पूर्व में जब हम पॉपुलेशन डिबेट्स पे बात किया करते थे तो क्लाइमेट क्राइसिस जो है उसे बिल्कुल अलग रखा करते थे। यानी कि हम ये नहीं मानते थे, देखो आज के समय में ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो एक तरीके से कारण है, अकाउंट फॉर, रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। लेकिन आज ये बात रिलेवेंट हो गई है कि हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो अकाउंट फॉर, एक तरीके से जवाबदेह है, रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। तो इस बात पर भी आजकल विचार करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बात है, एंड द फैक्ट दैट मैनी माइग्रेंट्स, इसके अलावा ये तथ्य कि जो कई माइग्रेंट्स हैं, यानी कि कई जो प्रवासी लोग हैं, आफ्टर ईयर्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अब्रॉड का मतलब हो गया विदेश में, कि कई जो माइग्रेंट्स हैं, कई जो प्रवासी लोग हैं, उन्होंने कई सालों तक, वे चाहे स्किल्ड हों चाहे अनस्किल्ड हों, है ना। एक तो होते हैं कि भाई आप जो है तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हो, बौद्धिक काम कर रहे हो, एक है आप जो है एक तरह से अपनी फिज़िकल काम कर रहे हो, है ना, जैसे मज़दूर जो है फैक्ट्रियों में काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के चाहे स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड लेबर हो, विदेशों में जब वो एक लंबे समय से काम कर रही थी तो हमें फाइनली क्या देखने को मिला? वर बिकमिंग परमानेंट इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विदेश में जाके वहीं सेटल हो जाता है, उसको हम कहेंगे इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब है अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, कि एक विदेश में सेटल होने के लिए जो व्यक्ति चला जाता है उसको हम कहेंगे इमिग्रेंट। तो हमें ये बात भी देखने को मिली कि कई स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो थे वो परमानेंटली विदेश में जो है सेटल हो रहे थे। ये फैक्टर भी हमें देखने को मिला, तो इससे भी जो है जनसंख्या में कमी आई। अब देखो एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ओवर 16 लाख इंडियंस हैव रिनाउंस का मतलब है त्याग देना, सिटीजनशिप सिंस 2011 से अब तक 16 लाख भारतीय जो हैं उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। क्यों? आर्थिक कारणों के चलते वे विदेशों में सेटल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत की वर्क फोर्स थी वो कम हुई। ये जो 16 लाख लोग थे ना, ये वर्क फोर्स थी, काम करने वाले लोग थे, वे चाहे स्किल्ड क्षेत्र में हो चाहे अनस्किल्ड क्षेत्र में हो, इंक्लूडिंग 2,25,620 पीपल इन 2022। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि भाई सिंस 2011 से अब तक जो है 16 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं, और सिर्फ 2022 में 2,25,620 लोग जो हैं उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ी। द हाईएस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि 2011 से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो 2022 जो था वो ऐसा पीरियड था जिसमें सर्वाधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। ये बात कहाँ बताई गई? द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टोल्ड पार्लियामेंट इन फरवरी। ये बात फरवरी में संसद में भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये आंकड़े प्रस्तुत किए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक अवसर। अब देखो ये एडिटोरियल इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन इस एडिटोरियल का सार है। ये लाइन जो है इस एडिटोरियल की समरी है। इस लाइन में पूरी की पूरी बात जो है समराइज़ की गई है। क्या? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की जो आर्थिक अवसर होते हैं, मोर देन नेशनल प्राइड। नेशनल प्राइड का मतलब हो गया राष्ट्रीय गर्व।
शेप्स द वर्किंग पॉपुलेशंस एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब हो गया महत्वाकांक्षा, कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो निर्मित होती हैं किन चीज़ों से? आर्थिक अवसर से। आर्थिक अवसर जो हैं वे वर्किंग पॉपुलेशन की एस्पायरेशन को निर्मित करते हैं। यानी कि लोगों के सामने जब बात आती है चुनने की, कि वे नेशनल प्राइड को चुनते हैं या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को चुनते हैं, तो ज़्यादातर लोग नेशनल प्राइड की बजाय इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को चुनते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। एंड इन इट्स एब्सेंस, इन इट्स, यहाँ पे इट्स किसके लिए आया है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अभाव में अ नेचुरली शेप्स द वर्किंग पॉपुलेशन एस्पायरेशन एंड इन इट्स एब्सेंस, नहीं, ये इट्स यहाँ पे आया है वर्किंग पॉपुलेशन के लिए। देखो क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन के अभाव में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, डिसेलरेटिंग, डिसेलरेशन का मतलब होता है कम होना, रिडक्शन, पॉपुलेशन विल बी ऑफ लिमिटेड एडवांटेज। कहने का मतलब ये है कि माइग्रेशन के कारण भारत की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर वो नागरिकता छोड़ के विदेशों में चली जाती है, भारत के नागरिक जो कि वर्किंग फोर्स हैं, वो अगर मान लो विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं, तो ये यही तो थे भारत की संपदा जो कि काम कर रहे थे। भाई इकोनॉमी को फ़ायदा कब होता है? इकोनॉमी को फ़ायदा होता है वर्क फोर्स से, और आपकी वर्क फोर्स ही माइग्रेट करके बाहर चली गई, विदेशों में चली गई, तो इसके बाद अगर आपकी जनसंख्या कम हो भी जाती है तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। यही बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक अवसर जो होते हैं वे राष्ट्रीय गर्व से, आर्थिक अवसर जो होते हैं ना वे राष्ट्रीय गर्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक अवसर जो हैं वे वर्किंग पॉपुलेशन की महत्वाकांक्षाओं को डिसाइड करते हैं। और फाइनली हम ये कहना चाह रहे हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन के अभाव में प्राकृतिक रूप से कम होती हुई जनसंख्या जो है वह भारत के लिए बहुत ही सीमित फ़ायदेमंद होगी। तो कुल मिला के एक तरीके से हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि भारत को जनसंख्या का फ़ायदा तभी मिल सकता है जब उसकी जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वे भारत में ही रहकर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करें। तो कुल मिला के हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक अवसर क्रिएट करने होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनली यही बात की गई है कि नेशनल प्राइड से ज़्यादा लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी महत्वपूर्ण होती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।